हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हमारा ये डेली न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है द हिंदू में, जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर्स, उनको हम अच्छे से यहाँ पर कवर करते हैं। और आज हम 30 अक्टूबर 2025 थर्सडे की न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारे ये क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं, जो हम आपको सेशन के बिल्कुल लास्ट में देते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका कल वाला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षर करता नहीं है, मतलब किस देश ने इस सम्मेलन पर सिग्नेचर नहीं किए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी कि भारत। यानी कि भारत जो है उन्होंने इस पर साइन नहीं किए थे। अब हमारी जो फर्स्ट न्यूज़ है आज की, ये है ट्रंप के द्वारा एक बयान आया कि यूएस जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड डील कर रहा है। तो ये जो समिट हुआ है, एपिक सीईओ समिट हुआ था साउथ कोरिया में, तो वहाँ पर उन्होंने जो ट्रंप हैं, इन्होंने मोदी जी के बारे में, मतलब उनके साथ जो भी उनके रिलेशन है, अच्छे रिलेशन, उनके बारे में बात की है। और ये चीज़ भी कही है कि ये जो ट्रेड है, यानी कि ये साइन होने वाला है, मतलब कि एक तरह से इन्होंने फाइनल कर दिया कि जो ट्रेड है यूएस जो है भारत के साथ ट्रेड करेगा। अब देखिए इसमें थोड़े बहुत मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा था कि ट्रंप जो है उनके द्वारा यहीं 2025 में भारत पर टैरिफ लगा दिए गए थे। और उसके बावजूद फिर उन्होंने मतलब कि रूस के साथ व्यापार करने से मना करते हैं। तो ये सब जो मतलब कि एक तरह से इस समझौते में, यानी कि ये जो अभी व्यापार होगा, यानी कि जो भी समझौता किया जाएगा, उसके क्या परिणाम निकलते हैं। तो मुख्य बिंदु क्या है, तो ट्रंप के अनुसार ये जो समझौता है लगभग पूरा हो चुका है। ये अमेरिका ओपन एक जो पॉलिसी है उसकी एक हिस्सा है, जो कि आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों देशों के बीच व्यापार की वार्ताएं जो है, यानी कि व्यापार को लेकर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स हुई, काफ़ी मतलब बातचीत काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। सितंबर 2025 में अमेरिका प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से बातचीत की थी। पहले चरण के लिए 5 दौर की चर्चाएं जो वो हो चुकी हैं। ये समझौता अगर होता है तो भारतीय निर्यातक जो है उनके लिए राहत हो सकती है, खास करके दवा, आईटी और अन्य क्षेत्र जो है उसमें। अमेरिका ने अप्रैल 2025 में भारतीय सामानों पर 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन बाद में इसे 10% तक कम कर दिया गया था। नया समझौता जो है भविष्य के टैरिफ से बचाव को सुनिश्चित कर सकता है कि भविष्य में हो सकता है कोई भी टैरिफ ना लगे। अब देखिए अमेरिका व्यापार का जो समझौता होता है, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो अब देखिए अमेरिका और भारत के बीच जो ये द्विपक्षीय व्यापार समझौता, यानी कि जो भी ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, उसकी हाल ही में अभी जो चर्चा है वो और ज़्यादा तेज हो चुकी है। 29 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के एक एपिक शिखर सम्मेलन था। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने घोषणा की है। ये समझौता 2024 में $210 अरब से द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $500 अरब तक दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा वर्तमान में अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, लेकिन सौदे के तहत 15 से 16% तक कम भी हो सकता है ये टैरिफ। भारत रूसी तेल आयात को धीरे धीरे कम करने पर सहमत हो सकता है, जबकि अमेरिका कृषि ऊर्जा क्षेत्र में बाजार पहुंच की मांग कर रहा है। इसके साथ ही आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाला है, व्यापार वृद्धि होगी, निर्यात बढ़ेगा। समझौते से क्या होगा, जो भारत के एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, उन पर हो सकता है टैरिफ कम कर दिया जाए। खास करके जो आईटी का क्षेत्र है, मेडिसिन का, इसके साथ ही वस्त्र, कपड़े उद्योग क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स है। वर्तमान में अभी 50% जो टैरिफ लगा हुआ है वो कम होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिससे जो फाइनेंशियल ईयर 26 में द्विपक्षीय व्यापार 150 अरब से भी अधिक हो सकता है। अमेरिका के लिए ये जो है 45.7 अरब के व्यापार घाटे को कम करेगा। यानी कि अमेरिका को भी इस टैरिफ से घाटा हो रहा था, जो उनको मतलब कि उन्हें जो अपने ट्रेड में, यानी कि अपने आर्थिक व्यवस्था में जो थोड़ी उन्हें कमी नज़र आ रही थी, तो वो कम भी हो सकती है।
रोजगार मिलेगा। भारत में 5 से 7 लाख नौकरियां मिल सकती हैं। मुख्य रूप से जो निर्यात उद्योग होंगे वहां पर, अमेरिका में जो कृषि निर्यात जिसमें मकई, सोयाबीन वगैरह, वहां पर भी 2 से 3 लाख किसान परिवार उनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा समझौते की खबर जो अभी आई है उससे भारतीय जो रुपया वो मजबूत हो चुका है और जो सेंसेक्स निफ्टी है वहाँ पर 2% तक की तेजी भी देखी गई है शेयर्स मार्केट में। इसके अलावा विदेशी निवेश में भी वृद्धि हो सकती है, लेकिन अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती से उभरते बाजार उस पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा चुनौतियां क्या रहेंगी? अगर कृषि क्षेत्र में अमेरिका बाजार की पहुंच बढ़ जाती है तो भारत के जो किसान हैं उस पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि भारत के किसानों की फसलों को कोई नहीं खरीदेगा, बाहर की फॉरेन एक्सपोर्ट की हुई सभी खरीदते हैं और स्थानीय उत्पादन में 5 से 10% तक की गिरावट भी आ सकती है। इसके अलावा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला? कृषि और डेयरी में सबसे ज़्यादा ये सेंसिटिव जोन है, यानी कि सेंसिटिव क्षेत्र इसे कहा जाता है। अमेरिका भारतीय बाजार में मकई, जो सोयाबीन और डेयरी उत्पाद है उनकी पहुंच चाहता है, जबकि भारत किसान की रक्षा के लिए सीमित छूट दे रहा है। प्रभाव इसका क्या होगा? अमेरिकी निर्यात बढ़ेगा, लेकिन भारत में 20 से 30% तक आयात वृद्धि से स्थानीय किसान भी प्रभावित हो सकते हैं। भारत ने यूके सौदे के तहत संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित रखने की कोशिश की है, यानी कि यूके के साथ भी भारत का जो ट्रेड है वो उस पर भी बातचीत चल रही है। ऊर्जा और तेल पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भारत का जो रूस तेल आयात वो कम हो सकता है। हालांकि ट्रंप के द्वारा ये भी कहा गया था कि मोदी जी ने उनसे वादा किया था कि वो धीरे धीरे जो है रूस से तेल बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, मतलब होगा या फिर नहीं होगा ये आने वाले समय पर देखा जाएगा। अमेरिका LNG निर्यात बढ़ा सकता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, लेकिन तेल आयात बिल में भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि रूस से हमें सस्ता तेल मिलता है। मतलब अगर कंपैरिजन करें हम अमेरिका से, तो अमेरिका से हमें महंगा तेल मिलता है। इसके अलावा सेवाएं, IT, विनिर्माण क्षेत्र जो है वहाँ पर IT कंपनियां जिसमें TCS, इन्फोसिस को अमेरिकी बाजार में आसान पहुंच मिल सकती है, जिससे 10 से 15 अरब डॉलर का राजस्व आएगा। इसके अलावा अमेरिकी फार्मा और तकनीकी क्षेत्र जो है वहाँ पर भारतीय नियामक बाधाओं में भी छूट मिलेगी। इसके साथ ही US इंडिया कॉम्पैक्ट जो है ये एक पहल है, इसके तहत रक्षा तकनीक साझेदारी मजबूत होगी, जिससे AI और सेमीकंडक्टर में भी सहयोग बढ़ेगा। भू राजनीतिक रणनीतिक प्रभाव क्या होंगे? भारत अमेरिका के संबंध मजबूत हो सकते हैं, खास करके चीन के खिलाफ जो क्वाड गठबंधन है उसमें। ट्रंप की 250% की टैरिफ धमकी से भारत पाकिस्तान तनाव रोकने का दावा जो है रणनीतिक दबाव को दर्शाता है। रूस और ब्रिक्स पर भी प्रभाव पड़ेंगे। रूसी तेल कटौती से भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता वो भी प्रभावित हो सकती है, जिससे ब्रिक्स सम्मेलन में जो भी संबंध होंगे, यानी कि रसिया और जो चीन वगैरह के भारत के साथ संबंध है वो तनावपूर्ण होंगे। अमेरिका को रूस पर दबाव बनाने में भी मदद मिल जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रभाव दक्षिण एशिया में, यानी कि ग्लोबल साउथ की अगर हम बात करें, यानी कि साउथ एशिया में, तो वहाँ पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाएगा। पाकिस्तान के साथ समझौते की संभावना कम रहेगी। वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अमेरिकी संरक्षणवाद से बाकी देश जिसमें UK, जापान, उनके सौदे भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा ये सौदा अगर विफल रहता है, यानी कि इसको अगर फेलियर हो जाता है, तो 50% टैरिफ बने रहने से भारत की जो ब्रिक्स की तरफ ब्रिक्स की तरफ झुकाव बढ़ सकता है। अमेरिका की जो वैश्विक कंपटीशन है पूरे विश्व का, वो भी कम हो सकता है। सामाजिक पर्यावरण क्या प्रभाव पड़ेंगे? भारतीय किसान श्रमिक जो है, यानी कि मजदूर होते हैं, उसमें भी असंतोष बढ़ सकता है अगर कृषि आयात बढ़ता है तो, क्योंकि यहाँ पर जो किसान है वो भी तो बेचने के लिए अपनी फसलें पैदा करते हैं, लेकिन अब वहाँ से अगर अमेरिका से ये सभी चीज़ें इंपोर्ट होने लगेगी तो यहाँ की पैदावार कम हो जाएगी। पर्यावरणीय, रूस का अगर तेल की कटौती होती है तो अमेरिकी LNG जो कि कम प्रदूषणकारी आयात है वो बढ़ जाएगा, लेकिन पूरे विश्व की ऊर्जा संक्रमण वो धीमा हो सकता है। इसके अलावा कृषि व्यापार से जैव विविधता भी प्रभावित हो सकती है। अब देखिए, भारत और UK की जो मुक्त व्यापार समझौता उसकी बातचीत जो है 50% से अधिक पूर्ण हो चुकी है, ये पीयूष गोयल जी का कहना है। उन्होंने कहा कि हमने 20 में से 10 अध्याय बंद कर दिए, अन्य 4-5 अध्याय जो सिद्धांत रूप में तय हो चुके। दोनों पक्षों के बीच अधिक मुद्दों पर सहमति बनी रही है, विशेष रूप से गैर संवेदनशील औद्योगिक टैरिफ लाइनों पर।
यूरोपियन यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल जो है अगले सप्ताह न्यू दिल्ली में आने वाला है, यानी कि नेक्स्ट वीक। और शेफकोविच की जो भारत यात्रा है उसमें भी एक उम्मीद जताई जा रही है कि भारत और यूके का जो व्यापार समझौता है वो अच्छे से, मतलब कि वो भी डन हो सकता है, फाइनल हो सकता है। इसके अलावा गोयल ने क्या कहा कि कोई इस समझौते की समय सीमा नहीं है, ये नवंबर जनवरी 6 महीने बाद या कभी भी हो सकता है, और इसकी जो प्राथमिकता है वो रहेगी संतुलित और अच्छा सौदा होना चाहिए, यानी कि जल्दबाजी में कोई ना हो। अब देखिए, भारत और यूके की यूरोपियन यूनियन की जो ये वार्ताएं चल रही हैं, ये जून 2022 में शुरू हुई थी। इसके अलावा जो भारत और यूरोपियन यूनियन का द्विपक्षीय व्यापार 2024 में 124 अरब यूरो था, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इसे दुगना करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही निवेश संरक्षण समझौता और भौगोलिक संकेतक जो उस पर अलग वार्ताएं चल रही हैं। मुख्य चुनौतियां क्या? गैर टैरिफ बाधाएं, जिसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, डिफॉरेस्टेशन जो रेगुलेशन DRI, और संवेदनशील क्षेत्र जिसमें कृषि, डेयरी। और गोयल ने श्रम गहन क्षेत्र, यानी कि जिसमें जो मजदूरी का काम आता है, वस्त्र, ज्वेलरी, उनके लिए प्राथमिकता पर जोर दिया है। इसके आर्थिक प्रभाव क्या रहेंगे? व्यापार में वृद्धि हो सकती है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक 200 अरब यूरो तक पहुंच सकता है। भारतीय निर्यात, जिसमें वस्त्र, फार्मा, IT, उसमें 20 से 25% तक वृद्धि हो सकती है, जबकि यूरोपियन यूनियन को भारतीय बाजार में पहुंच मिल सकती है मशीनरी, ऑटोमेटिव क्षेत्र में। इसके साथ ही निवेश और रोजगार, यूरोपियन यूनियन से FDI में 15 से 20% तक वृद्धि होगी। 10 से 15 लाख नई नौकरियां मिल सकती हैं MSME के क्षेत्र में। भारत की निर्यात क्षमता मजबूत होगी। मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? समझौते की प्रगति होती है तो रुपया मजबूत हो जाएगा, और उसके साथ ही जो सेंसेक्स है उसमें भी वृद्धि देखी गई है। क्षेत्रीय प्रभाव, वस्त्र और श्रम गहन जो है उनको लाभ मिलने वाला, उसके साथ तकनीकी और सेवाएं, IT, फिनटेक में सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही नकारात्मक प्रभाव क्या रहेगा? NTBS जो है वो अनसुलझे रहेंगे, तो छोटे निर्यातक जो हैं वो प्रभावित रहेंगे। भू राजनीतिक प्रभाव, यानी कि भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंध मजबूत होंगे। क्वाड, इंडो पैसिफिक ओशन जो स्ट्रेटेजी है उसको बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप के जो टैरिफ है उसके बीच ये यूरोपियन यूनियन एक विकल्प की तरह काम कर सकता है। ब्रिक्स पर असर, यानी कि रूसी तेल निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अमेरिका भारत द्विपक्षीय समझौता जो है BTA का पहला चरण शरद ऋतु 2025 तक पूरा होने का लक्ष्य रखता है। यह समझौता मुख्य रूप से कृषि, ऊर्जा और IT क्षेत्रों पर केंद्रित है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ताओं में 20 अध्यायों में से 10 पूर्ण हो चुके हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? पहला और तीसरा दोनों ही सही है। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें कृषि, ऊर्जा, IT क्षेत्र, ये पूरी तरह से विशेष रूप से इस पर केंद्रित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका भारत BTA वार्ताओं का प्रमुख विवाद बिंदु नहीं है? कृषि उत्पादों पर टैरिफ कटौती, रूसी तेल आयात में कमी, GM फसलें और डेयरी बाजार पहुंच, क्वाड गठबंधन का विस्तार। इसमें बिंदु नहीं है जो वो D ऑप्शन है। क्वाड बिंदु का जो क्वाड गठबंधन है उसका विस्तार नहीं है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ताओं के संदर्भ में CBAM का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है इसकी? इसमें है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, तो जो है A ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? GS2 से रिलेटेड हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करने का माध्यम बन सकता है, लेकिन कृषि क्षेत्र में चुनौतियां उत्पन्न कर सकता है। इस कथन की समीक्षा करें, यानी कि फायदा होने के साथ साथ नुकसान भी क्या है, तो इसका आपने वर्णन करना है। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है द हिंदू से, वो है PM मोदी जी का एक बयान आया है, जो कि उन्होंने अभी मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव जो था वहाँ पर उन्होंने बात कही है कि जो भारत की मैरीटाइम सेक्टर है उन्होंने एक ऐतिहासिक प्रगति की है, यानी कि हिस्टोरिक प्रोग्रेस देखा गया है। भारत का जो मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव में उन्होंने ये बात कही थी। ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स में कॉन्क्लेव में भारत के समुद्री क्षेत्र की सबसे प्रमुख वैश्विक सभा में से एक है, जो कि इंडिया मैरीटाइम वीक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, यानी कि पूरा एक वीक सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया मैरीटाइम के नाम पर।
ये जो कॉन्क्लेव है पूरे विश्व के जो समुद्री नेता है, सीईओ, निवेशक, नीति निर्माण और जो नवाचारक है उनको एक मंच प्रदान करता है, जहां पर समुद्री अर्थव्यवस्था, सतत विकास और पूरे विश्व के व्यापार पर चर्चा होती है। 2025 में ये अभी मुंबई में आयोजित किया गया था और भारत की जो ब्लू इकॉनमी और मैरीटाइम विजन 2047 है उसको वैश्विक स्तर पर मजबूत करने का एक प्रतीक बना हुआ है। अब देखिए आयोजन के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु क्या हैं। ये 29 अक्टूबर 2025 को मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में इसको आयोजन हुआ और ये इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 जो कि 27 से 31 अक्टूबर का एक प्रमुख सत्र है। इसके साथ ही इसका उद्घाटन और मुख्य अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता की। यह गृह मंत्री जो है अमित शाह ने IMW 2025 का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने इसे भारत का मैरीटाइम मूवमेंट बताया है। इसमें 85 से अधिक देशों से 1 लाख से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 500 प्लस इसमें प्रदर्शक थे और 350 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय वक्ता इसमें शामिल थे। वैश्विक समुद्री कंपनियों के सीईओ, निवेशक, नीति निर्माता, विशेषज्ञ, जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो सब इसमें शामिल हुए। इसका थीम क्या था? यूनाइटिंग ओशियंस वन मैरीटाइम विजन। तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। यूनाइटिंग ओशियंस वन मैरीटाइम विजन यानी कि जो समुद्रों को एकजुट करके एक वैश्विक समुद्री दृष्टिकोण पर केंद्रित था, यानी कि पूरे जो समुद्र है सभी को एक मानकर तो उसमें जितने भी जो नेता है पूरे विश्व को एक मंच देना, ये भारत को वैश्विक समुद्री हब और ब्लू इकोनॉमी के नेता के रूप में स्थापित करने की एक स्ट्रैटेजी उसको भी दर्शाता है। इस कॉन्क्लेव के उद्देश्य क्या है? सतत समुद्री विकास, ग्रीन शिपिंग, रेजिलियंट सप्लाई चेन और इंक्लूसिव ब्लू इकोनॉमी पर चर्चा करना, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देना जिसमें शिपिंग, बंदरगाह, शिप बिल्डिंग, क्रूज पर्यटन या ब्लू इकोनॉमी फाइनेंस, उस सब में साझेदारी को बढ़ावा देना। भारत की भूमिका क्या है इसमें? पीएम मोदी ने कहा कि जब वैश्विक समुद्र उफान पर होते हैं तो दुनिया एक स्थिर माया नगरी यानी कि स्टेडी लाइट हाउस की तलाश करती है और भारत वह भूमिका निभा रहा है। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 4 स्तंभों पर आधारित है। बंदरगाह नेतृत्व विकास, शिपिंग और शिप बिल्डिंग, सहज लॉजिस्टिक्स और समुद्री कौशल निर्माण। तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। अब इसमें प्रमुख घोषणाएं क्या क्या की गई थी इस कॉन्क्लेव में? तो निवेश की घोषणा हुई कि समुद्री क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। घरेलू क्षमता बढ़ाने, लंबी अवधि के फाइनेंस, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, शिप यार्ड विकास, उन्नत समुद्री कौशल, युवाओं के लिए रोजगार सृजन के रूप में काम करेगा। पोर्ट का विकास यानी कि महाराष्ट्र के जो वाधावन है वहाँ पर 76,000 करोड़ की लागत से नया मेगा पोर्ट निर्माण होगा। कांडला पोर्ट गुजरात की उपलब्धियों की सराहना की गई जो कि आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। MOU साइन हुआ, शिपिंग क्षेत्र में लाखों करोड़ों रुपए के समझौते साइन हुए जो कि वैश्विक विकास को दर्शाते हैं। इसके अलावा मुंबई को छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि बताते हुए पीएम ने कहा कि शिवाजी ने समुद्री सुरक्षा की नींव रखी और अरब सागर के व्यापार मार्गों पर भारतीय शक्ति की स्थापना की। भारत उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल सीईओ फोरम यानी कि एक तरह से लॉक रूम में चर्चाएं वगैरह हुई जहां पर सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रीन शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी स्ट्रेटेजी पर फोकस किया गया था। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या? ये जो इंडियन मैरीटाइम वीक है 2016 से मुंबई में पहली बार शुरू हुआ था और 2025 में इसका चौथा एडिशन है जो कि अब वैश्विक शिखर सम्मेलन बन चुका है। सागरमाला परियोजना मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का एक ये विस्तारित रूप है। कॉन्क्लेव ने भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापार सुरक्षा का केंद्र बनाया। अमित शाह ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का समर्थन किया जो कि विश्व व्यापार को कई गुना बढ़ाएगा। यानी कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में जो है एक तरह से पोर्ट का निर्माण किया जाएगा, बंदरगाह का, उस पर भी काफ़ी विवाद चल रहा है। यानी कि वहाँ की जो स्थानीय जनजातियाँ उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है कि उनके रहने का या फिर उनकी जो आजीविका है वो नष्ट हो रही है। अब देखिए पीएम मोदी ने मुख्य बिंदु क्या क्या बात कही इस पूरे कॉन्क्लेव में। उन्होंने कहा औपनिवेशिक कानूनों का अंत हो चुका है, यानी कि सदियों पुराने जो औपनिवेशिक कानून थे
ब्रिटिश नौवहन अधिनियमों को निरस्त करके 21वीं सदी के अनुरूप आधुनिक भविष्योन्मुखी कानून लागू किए गए। ये कानून राज्य समुद्री बोर्ड को मजबूत बनाएंगे, सुरक्षा, स्थिरता, डिजिटल सशक्तिकरण पर जोर देते हैं। बंदरगाहों का रिकॉर्ड प्रदर्शन किया गया। 2024-25 में मेजर पोर्ट ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग रिकॉर्ड बनाया। JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल चरण 2 शुरू हो चुका है और जिससे क्षमता जो है वो दोगुनी हो गई है। क्रूज पर्यटन जल मार्गों में उछाल देखा गया है, काफ़ी वृद्धि हुई और जल मार्गों की संख्या 3 से बढ़कर 32 हो गई है। माल वाहन क्षमता में 700% से भी अधिक इजाफा हुआ है। हरित डिजिटल पहल, ग्रीन शिपिंग, डिजिटल पोर्ट्स और तटीय औद्योगिक क्लस्टर्स है, उस पर फोकस किया गया। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिप रिसाइकलिंग हब बन चुका है। सम्मेलन में 85 से अधिक देशों के 1 लाख से भी ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अरबों रुपए के MOU साइन हुए। बंदरगाह विकास, शिप बिल्डिंग, ग्रीन शिपिंग और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है। अब देखिए, भारत की जो हम ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं उसका मीनिंग क्या है? नीली अर्थव्यवस्था। तो जो नीली अर्थव्यवस्था यानी कि भारत का जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर विकास में यानी कि विकास की एक बात करती है और उसके साथ ही जो समुद्री क्षेत्र है उसके बढ़ावा देना यानी कि वहाँ से अधिक लाभ हो सके, तो भारत को अग्रणी बनाती है ब्लू इकोनॉमी। इसके लाभ क्या क्या है? अब देखिए, इसमें आर्थिक विकास होगा, रोजगार सृजन बढ़ेगा और इसके साथ ही मत्स्य पालन, समुद्री पर्यटन, शिपिंग, शिप बिल्डिंग, बंदरगाह की सेवाएं, उससे लाखों डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, खास करके जो तटीय समुदाय होते हैं उनके लिए। इसके साथ ही आमदनी में वृद्धि होती है। समुद्री व्यापार, निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और भारत का जो समुद्री खाद्य निर्यात 2024 में $8 बिलियन से भी अधिक रहा है। इसके साथ ही बंदरगाह का विकास होगा, आधुनिक बंदरगाह बनाए जाएंगे, लॉजिस्टिक्स से व्यापार दक्षता बढ़ेगी जो कि GDP में योगदान देता है। भारत के मेजर पोर्ट्स जो 2024-25 में रिकॉर्ड कार्गो हैंडलिंग किया है। इसके साथ ही नए उद्योग की संभावनाएं हैं। समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और एक्वाकल्चर जैसे क्षेत्र है, वहाँ पर निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता का भी एक लाभ हो सकता है। सतत संसाधन उपयोग हो सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी और जो समुद्री संसाधन है, मत्स्य, खनिज, उनका जिम्मेदार उपयोग जो है सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी सुरक्षित रहती है। ग्रीन शिपिंग पहल जैसी जो कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और भारत ग्रीन शिप रिसाइकलिंग में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब बना हुआ है। इसके साथ ही मैंग्रोव, कोरल रीफ, तटीय जैव विविधता का संरक्षण होगा जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करता है। सामाजिक लाभ क्या हो सकते हैं? तटीय समुदायों का सशक्तिकरण होगा। मछुआरे जो वहाँ पर रहते हैं, जो हमारे कोस्टल एरिया में तटीय श्रमिक जो होते हैं और जो छोटे उद्यमी, उनका प्रशिक्षण होगा यानी कि उनको एक तरह से ट्रेनिंग मिलेगी, तकनीक, बाजार पहुंच आसान से मिल जाएगी जिसकी वजह से उनके जीवन में सुधार होगा। महिला सशक्तिकरण, जो एक्वाकल्चर, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के मौके मिल सकते हैं। मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर से पोषण, खाद्य आपूर्ति बढ़ती है जो कि भारत और ज़्यादा जनसंख्या वाले देश के लिए एक महत्वपूर्ण है। वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। समुद्री व्यापार जो भारत की 7500 लंबी जो तट रेखा है और रणनीतिक स्थिति हिंद महासागर की, इसे पूरे विश्व के व्यापार का एक सेंटर बनाती है। ब्लू इकोनॉमी बंदरगाह दक्षता, शिपिंग से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करती है। क्षेत्रीय सहयोग मिलेगा। भारत आसियान समुद्री सहयोग और इंडो पैसिफिक साझेदारी जैसे मंच जो है पूरे विश्व की कनेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। पर्यटन क्या होंगे? इसमें क्रूज पर्यटन, तटीय पर्यटन स्थलों का विकास होगा और उससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। यानी कि जो बाहर से लोग आते हैं जैसे गोवा, अंडमान बीच वगैरह पर, तो वहाँ पर उनकी संख्या बढ़ने से जो भारत है उसकी GDP में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा होगी। जो समुद्र में जो भी हमारी नेवी है उसमें जो ब्लू इकोनॉमी के तहत समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और नौसेना की क्षमता बढ़ जाएगी। भारत की समुद्री शक्ति जिसमें INS विक्रांत, शिप बिल्डिंग जैसे इसे हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभावशाली बनाते हैं। इसके साथ ही नवाचार तकनीक का डेवलपमेंट होगा। डिजिटल पोर्ट्स, स्मार्ट शिपिंग तकनीक से लॉजिस्टिक्स में पारदर्शिता, दक्षता बढ़ती है। ऑफ शोर विंड और टाइडल एनर्जी जैसे जो क्षेत्र है वहाँ पर निवेश अगर होगा तो ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
जैव प्रौद्योगिकी, समुद्री विज्ञान में अनुसंधान से नए उत्पाद और जो समाधान है वो सब विकसित होते हैं। इसके बाद भारत के संदर्भ में क्या क्या लाभ हो सकते हैं, तो सागरमाला जो परियोजना है 400 प्लस परियोजना के साथ बंदरगाह विकसित करना, तटीय शिपिंग, जल मार्गों का विस्तार, 2025 तक 1 करोड़ रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इसके साथ ही राष्ट्रीय जल मार्ग, यानी कि जल मार्ग मीन्स की जो पानी के रास्ते होते हैं यानी कि समुद्री रास्ते, उनकी संख्या बढ़ गई है जिससे माल परिवहन में वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक शिप रिसाइकलिंग में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है और स्वदेशी शिप बिल्डिंग को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही तटीय पर्यटन, सांस्कृतिक विरासत जैसे कि लोथल का प्राचीन बंदरगाह, उसको बढ़ावा और आर्थिक सांस्कृतिक मूल्यों को जोड़ता है। अब इसमें जो सागरमाला परियोजना वो क्या है, तो ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी 2015 में और इसका उद्देश्य क्या था कि भारत की जो तट रेखा है 7500 किलोमीटर की, उसका उपयोग करके बंदरगाह आधारित आर्थिक विकास करना, लॉजिस्टिक्स दक्षता और इसके साथ ही ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ये मैरीटाइम विजन 2030 और विकसित भारत 2047 का एक हिस्सा है। इसमें देखिए प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है, बंदरगाह को आधुनिकीकरण करना, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी करना, इसके साथ तटीय विकास करना कोस्टल एरिया का, और सतत विकास करना जिसमें ग्रीन शिपिंग, पर्यावरण संरक्षण शामिल है, रोजगार देना लोगों को, और कनेक्टिविटी यानी कि बंदरगाह को रेल, सड़क और जल मार्गों से जोड़ना। इसमें प्रमुख स्तंभ क्या है, इसमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तटीय समुदाय विकास। और इसकी उपलब्धियां क्या है, अभी तक 400 प्लस परियोजना बन चुकी है जिसमें 200 पूरी हो चुकी है और 4 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश हो चुका है। 800 मिलियन टन से अधिक कार्गो हैंडलिंग है, 32 राष्ट्रीय जल मार्ग चालू किए गए, माल परिवहन में 700% की वृद्धि, क्रूज पर्यटन में 4 गुना वृद्धि देखी गई है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब बन चुका है शिप रिसाइकलिंग में। इसके साथ ही रोजगार लोगों को मिल चुका है 20 लाख से ज़्यादा। लेकिन इसमें चुनौतियां क्या है, सागरमाला में भारी निवेश की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत है सरकार को। पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, कहीं नवाचार के यानी नवाचार को बढ़ाते बढ़ाते जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। केंद्र राज्य का समन्वय, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच आपसी सहमति बन पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चुनौतियाँ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, तटीय आर्थिक क्षेत्र के विकास के माध्यम से लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। 2024-25 में भारत के प्रमुख बंदरगाह ने 800 मिलियन टन से अधिक कार्गो हैंडलिंग का रिकॉर्ड बनाया। ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव 2025 की थीम थी यूनाइटिंग ओशियंस वन मैरीटाइम विजन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें तीनों ही करेक्ट हैं। ये देखिए थीम जो इसका इम्पोर्टेंट है, यूनाइटिंग ओशियंस वन मैरीटाइम विजन। निम्नलिखित में से कौन सा सागरमाला परियोजना के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक नहीं है? पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट कनेक्टिविटी, ग्रीन एनर्जी प्रमोशन, पोर्ट लिंक्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये नहीं है इसका एक हिस्सा। ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का हिस्सा था। इसमें 85 से अधिक देशों से 1 लाख प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पीएम मोदी ने 70,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की और ये कोच्चि में आयोजित हुआ था। तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ये बिल्कुल गलत है। डी ऑप्शन गलत है, ये कोच्चि में नहीं बल्कि मुंबई में आयोजित हुआ था। अब इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? भारतीय समुद्री क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति के संदर्भ में ग्लोबल मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव 2025 जैसे वैश्विक मंच भारत की समुद्री कूटनीति को कैसे मजबूत कर रहे हैं? तो इसमें जो है अभी हाल ही में जो कॉन्क्लेव हुआ है जो 29 अक्टूबर को मतलब कि कंप्लीट हुआ है, तो इसमें क्या क्या इसके मतलब कि पूरे विश्व में भारत की स्थिति कैसे मजबूत होगी, तो उसके बारे में बताना है। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आ रही है कि भारत सरकार के द्वारा कुछ जो है एक तरह से डिस्कॉम्स को थोड़ी छूट दी जा रही है। इंडिया मूव्स $12 बिलियन प्लान टू बेल आउट डेट लर्निंग स्टेट पावर डिस्कॉम्स, यानी कि भारत सरकार जो है कर्ज और घाटे में डूबी जो राज्य स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम्स हैं, उनको बाहर निकालने के लिए कर्ज से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बेल आउट पैकेज पर विचार कर रही, यानी कि एक तरह से एक नई योजना का विस्तार हो रहा है। डिस्कॉम की समस्या क्या है? उसने कुल कर्ज इसका जो बढ़ चुका है $84 अरब का, और घाटा अगर हम देखें तो $80 अरब का घाटा हो चुका है इस कंपनियों को हुआ है। कारण क्या? सस्ती बिजली सब्सिडी देना, बिजली चोरी हो जाना, खराब प्रबंधन, या फिर
UDAY यूडे योजना जो है 2015, उसके बाद भी राहत मिली है, लेकिन समस्या फिर भी बनी हुई है। अब देखिए यूडे योजना क्या, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना भारत सरकार द्वारा 20 नवंबर 2015 को शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, कर्ज और घाटे में डूबी जो राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां जो है डिस्कॉम्स, उनको वित्तीय और परिचालन रूप से मजबूत करना। ये योजना जो है बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए बनाई गई थी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यूडे योजना का उद्देश्य क्या, उज्जवल डिस्कॉम जो है उसका इंश्योरेंस योजना, उसका लक्ष्य डिस्कॉम को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना था। डिस्कॉम की जो वित्तीय स्थिति को सुधारना, कर्ज को कम करना और ब्याज लागत को घटाना, बिजली चोरी को कम करना, बिलिंग कलेक्शन दक्षता को बढ़ाना, कोयला उत्पादन आपूर्ति में सुधार करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसके साथ ही स्मार्ट मीटरिंग करना, LED बल्ब का वितरण करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, वित्तीय पुनर्गठन होता है, यानी कि राज्यों को डिस्कॉम के 75% कर्ज को अपने ऊपर लेना था इस योजना के तहत, और कर्ज 31 मार्च 2015 तक का था। शेष 25% कर्ज को डिस्कॉम के द्वारा बॉन्ड्स के रूप में जारी किया गया, जिसे कम ब्याज दर पर चुकाया जाना था। राज्यों के द्वारा कर्ज लेने से ब्याज दरें जो है वो कम हुई, जिससे डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ कम हुआ। केंद्र सरकार ने राज्यों को बॉन्ड जारी करने में सहायता दी और इसे राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं किया था। इसके साथ ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल हानियां जो है उनको 15% तक कम करना, और इसमें बिजली चोरी, तकनीकी नुकसान और बिलिंग में गड़बड़ी को कम करना। स्मार्ट मीटरिंग, यानी कि जो भी उपभोक्ता उनको स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर लगाने पर जोर दिया गया था। इसके साथ ही LED बल्ब का वितरण करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देना, यानी कि जिससे कम बिजली की खपत हो। समय पर बिलिंग, 100% कलेक्शन दक्षता का लक्ष्य है। बिजली की लागत में कमी क्या करना, कोयला उत्पादन आपूर्ति को बेहतर करने के लिए कोयला मंत्रालय के साथ समन्वय करना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे सस्ते स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। इसके साथ ही PPA पावर खरीद जो समझौते हैं, डिस्कॉम को लागत प्रभावी बिजली खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना किया गया। राज्यों की जिम्मेदारी क्या थी इसमें, राज्यों को डिस्कॉम के भविष्य के घाटे को अपने ऊपर लेना था, यानी कि राज्य को उस पूरे घाटे को फुलफिल करना था। डिस्कॉम को तिमाही आधार पर टैरिफ संशोधन करना ताकि लागत और राजस्व में संतुलन बने। सब्सिडी का समय पर भुगतान करना, राज्यों को सब्सिडी समय पर देना और डिस्कॉम्स को देनी थी। इसके साथ ही केंद्र का समर्थन, केंद्र ने राज्यों को अतिरिक्त कोयला आपूर्ति, कम लागत वाले ऋण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में मदद दी। IPDS और DDU-GJY ये जैसी योजना के तहत बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग देना। अब इसमें चुनौतियां क्या थी, जो यूडे योजना थी, कई डिस्कॉम कंपनियां जो है घाटे से नहीं उबर पाए। 2025 तक डिस्कॉम का कुल कर्ज 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कई राज्यों में जो है हानियां 15% से ऊपर रही हैं, और उसके साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे क्षेत्र में। इसके साथ ही सस्ती बिजली, मुफ्त बिजली की योजना के कारण टैरिफ बढ़ाने में देरी हुई। कई राज्यों ने सब्सिडी समय पर नहीं दी, जिससे डिस्कॉम्स की जो नकदी की कमी बनी रही। स्मार्ट मीटरिंग, बिजली चोरी रोकने में धीमी प्रगति देखी गई, यानी कि इन सभी पर अच्छे से काम इनको क्रियान्वयन नहीं किया गया। अब वर्तमान स्थिति क्या, यूडे के बाद भी डिस्कॉम की स्थिति खराब होने के कारण सरकार अब $12 अरब की नई योजना पर विचार कर रही है, जिसमें जो प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, नई कंपनी बनाई जाएगी या फिर शेयर बाजार लिस्टिंग जैसे जो ऑप्शन है उनको शामिल किया गया। इसमें सीमाएं क्या है, यूडे की ने कर्ज को अस्थायी रूप से कम किया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं दे सका है। नई योजना में संरचनात्मक सुधार, निजी भागीदारी पर जोर दिया गया। अब यानी कि ये जो पूरा मेन अगर हम देखें तो अब जो है इन डिस्कॉम कंपनियों का जो कर्ज है उसे कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई, $12 अरब। तो ये मेन था, और इसमें हमने देखा कि यूडे की क्या क्या मतलब योजना क्या, इसके क्या लाभ हो रहे हैं और इसके क्या चुनौतियाँ। अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ। तो हमारा ये जो एडिटोरियल है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इशू दिख रहे हैं। ये 2 व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया, 2 पर्सन्स के द्वारा, जो R.K. विज है, फॉर्मर IPS ऑफिसर है, और शिवानी विज यानी कि ये लॉयर हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया कि अभी सेंट्रल सरकार के द्वारा एक जो 113th यानी कि 113, हाँ नहीं
हाँ 113th यानी कि 113वां जो संविधान संशोधन बिल वो पारित किया गया है, तो पार्लियामेंट में रखा गया है, जो कि आर्टिकल 75, 164 और 239 AA को एक तरह से उनको ख़त्म करता है या फिर उन पर प्रतिबंध लगाने जैसा है। तो भारतीय संसद ने हाल ही में पेश संविधान जो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। तो 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में इसको यानी कि प्रस्तुत किया गया था। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल से शासन करने से रोकने का दावा करता है। आपने पीछे न्यूज़ सुनी होगी कि आया था कि जो अब यानी कि किसी पर अगर जो 3 महीने तक व्यक्ति जेल में रह चुका है उसको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा या फिर जेल में रहकर कोई भी शासन नहीं कर पाएगा। तो इस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। विपक्ष ने इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट जो कमेटी है उसको भेजा है, लेकिन सवाल ये, क्या ये सुशासन का हथियार है या लोकतंत्र पर ड्रैकोनियन प्रहार है, यानी कि ये सुशासन करने का एक तरह से तरीका अपनाया गया। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या है? विधेयक अनुच्छेद 75 केंद्रीय मंत्रिपरिषद, 164 राज्य मंत्रिपरिषद और 239 AA दिल्ली में संशोधन करता है। हटाने का अधिकार, अगर कोई PM, CM या मंत्री 5 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिनों तक लगातार हिरासत में रहे तो उसको हटा दिया जाएगा। अब देखिए हटाने की प्रक्रिया क्या है। PM, CM को 31वें दिन खुद इस्तीफा देना होगा, अन्यथा स्वयं पद समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री को PM की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। राज्य मंत्री को CM की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा, और दिल्ली वाले जो भी है मतलब दिल्ली में जो भी मंत्री रहेंगे उनको CM की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा। इसके साथ ही पुनर्नियुक्ति, जेल से रिहा होने पर फिर से ये पुनर्नियुक्त यानी कि फिर से इनको वहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है। अब देखिए जो विपक्ष है उसने इस बात पर क्या मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि यानी कि किसी मंत्री को हटाने का पहला मानदंड गिरफ्तारी है, जो कि विवेकाधीन है और परिवर्तन एजेंसियों के हाथ में है। हालांकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS जो है 7 साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तारी से पहले कुछ शर्तों को लागू होने का प्रावधान करती है, लेकिन किसी पुलिस अधिकारी के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना अनिवार्य नहीं है जिस पर 7 साल से ज़्यादा की सजा कैद की सजा वाले संज्ञेय अपराध का आरोप हो। इसके अलावा यहाँ पर हवाला दिया जाता है इस आर्टिकल में, जो मद्रास उच्च न्यायालय ने दीनम जो 15 जयललिता 1989 में एक केस आया था, पुलिस जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, जबकि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस आयुक्त को प्रतिवादी जयललिता को गिरफ्तार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था। उच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि धारा 41 के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है। शब्द ये दर्शाते हैं कि गिरफ्तारी का अधिकार जो विवेकाधीन है, यानी कि अपनी समझ के अकॉर्डिंग है, और एक पुलिस अधिकारी हमेशा संज्ञेय अपराधों के लिए गिरफ्तारी करने के लिए बाध्य नहीं होता है। हालांकि उसके पास गिरफ्तारी का अधिकार है, फिर भी वह अपराध की प्रकृति और न केवल शिकायत में बल्कि जांच के दौरान भी जो परिस्थितियां आती हैं सामने, उसके आधार पर व्यक्तियों को गिरफ्तार करने से बच सकता है। किसी निजी व्यक्ति के द्वारा अपराधी को गिरफ्तार करने की जो अनाधिकृत शक्ति है, उसकी उपस्थिति में गैर जमानती और संज्ञेय अपराध के लिए किए जाने मामलों तक उद्देशित अपराधी है, अन्यथा नहीं है। इसके साथ एक केस आता है 1994 में जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था, उन्होंने कहा था कि कोई भी गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि एक पुलिस अधिकारी ऐसा करने के लिए अधिकृत है। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी को उचित ठहराने में सक्षम होना चाहिए कि वो जो गिरफ्तारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। न्यायालय ने कहा था कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पुलिस लॉकअप में नजरबंदी उसकी प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाती है। एक और मामला था अमरजीतमती और अन्य श्रीमती, उत्तर प्रदेश राज्य 2004 का इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय, वहां की खंडपीठ ने अपराध की परिभाषा, संज्ञेय अपराध की परिभाषा, अपराध के प्रावधान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और धारा 157 के प्रावधानों को सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद ये कहा कि विधानमंडल ने जानबूझकर गिरफ्तारी कर सकता है। इस शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन और पुलिस के लिए संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी करना अनिवार्य नहीं है। CRPC की धारा 157 पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच करने
आवश्यकता पड़ने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। 2008 में सीआरपीसी की जो धारा 41 है उसमें संशोधन किया गया और उसके तहत 7 साल तक की सजा की कैद और 7 साल से ज़्यादा की कैद की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी के लिए कुछ अंतर किए गए थे। यानी कि ये कहा गया था कि जो 7 साल तक की जिसको सजा तक की कैद हो चुकी है और 7 साल से ज़्यादा जिसको कैद हुई उनमें थोड़ा डिफरेंस है। हालांकि सीआरपीसी की जो धारा 41A है वो उपस्थिति का नोटिस जारी करने का प्रावधान करती है और इसके साथ ही कारावास की अवधि के आधार पर अपराधों के बीच कोई अंतर नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अनिल बनाम CRI और अन्य 2022 में कहा कि जांच एजेंसियां सीआरपीसी की धारा 41 और 41A के प्रावधानों का पालन करने के लिए मजबूर हैं। BNS की धारा 35, सीआरपीसी की धारा 41 और 41A को एक साथ पढ़ने पर उनके समरूप हैं। गंभीर आपराधिक आरोपों वाले जो मंत्री हैं उनको कैबिनेट में बने रहना संवैधानिक नैतिकता के लिए अच्छा संकेत नहीं है। विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की इस विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि उन्होंने ये चीज़ कही है कि जो विवेकाधीन शक्ति उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य 2014 में जो केस था उसमें जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर बार बार आपत्ति जताई है, जिसमें अनिवार्य किया गया था कि जांच अधिकारी जो है वो गिरफ्तारी को जरूरी बनाने वाले जो कारण है और सामग्री है उनको पूरी तरह से रिकॉर्ड रखेंगे। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 ने अपनी तीसरी रिपोर्ट में ये पाया कि 60% गिरफ्तारियां जो है अनावश्यक या फिर अनुचित थी, यानी कि जो सही तरीके से गिरफ्तारियां नहीं की गई थी। ऐसे परिदृश्यों को देखते हुए जहां पर पुलिस पर राजनीतिक दबाव के आगे झुकने का आरोप है, गिरफ्तारी का इस्तेमाल विपक्षी दलों के मंत्रियों को पद से हटाने के लिए राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। दूसरा मानदंड क्या है? लगातार 30 दिनों तक हिरासत में लगातार रहना, जो कि जमानत के महत्व को दर्शाता है। अगर कोई मंत्री इस समय के भीतर जमानत प्राप्त करने में सक्षम है तो अनुच्छेद 75(5)(a) के तहत अयोग्यता लागू नहीं होगी, यानी कि वो योग्य हो सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार इस सिद्धांत की पुष्टि की कि जेल नियम है, जेल अपवाद है और जमानत अक्सर ट्रिपल टेस्ट के अलावा अन्य कारक जैसे कि भागने का जोखिम रहता है, कई बार कोई मंत्री भाग जाता है, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना, गवाहों को धमकाने के कारण भी जमानत खारिज की जा सकती है। उदाहरण के जरिए समझते हैं, किसी अपराध की गंभीरता या गंभीरता को एक महत्वपूर्ण चौथा कारक माना जाता है, भले ही यह अभियुक्त की निर्दोषता की धारणा के साथ विरोधाभासी हो। जब तक आर्थिक अपराधों में शुरुआती चरणों में जमानत दी जा सकती है, जघन्य अपराध में यह बेहद मुश्किल होता है जबकि अभियुक्ति ने काफ़ी समय तक कारावास ना काटा हो। इसके साथ ही निष्कर्ष इसका क्या दिया जाता है इस पूरे आर्टिकल का कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है उसके द्वारा जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी और न्यायिक निगरानी होनी चाहिए, 45 से 60 दिनों तक हिरासत में जो रहते हैं। इसके साथ ही विशेष कानूनों से छूट होनी चाहिए, सजा सिद्ध होने पर भी स्थायी अयोग्यता, यानी कि ये सब इसके एक तरह से निष्कर्ष निकलते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें आपको पता है कि संशोधन यानी कि जो कोई भी जो अमेंडमेंट बिल लाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में। उसके बाद फिर वो यानी कि वहाँ पर बहुमत से पास होता है, पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। अब देखिए राष्ट्रपति भी अगर जो है यानी कि उसको अगर इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो फिर से इसको पुनः विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि उसको पारित करना जरूरी होगा पुनः विचार करने के बाद, और उसके बाद हालांकि ये जरूरी नहीं कि उनको दोबारा वापस भेजा जाए, क्योंकि वो पहले से ही पूरी जो कमेटी है उसके अंतर्गत पारित किया जाता है। तो इसी तरह सभी की सहमति से ये राष्ट्रपति के पास जाता है और फिर उसको इस पर साइन करने होते हैं। लेकिन इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के पास भी अधिकार है कि वो जो है सर्वोच्च न्यायालय तो वो इस ऐसे जो भी संशोधन अधिनियम यानी कि संविधान संशोधन जो एक्ट आते हैं, अधिनियम आते हैं, तो उन पर जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, यानी कि अपनी एक न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। कहीं मतलब कि कहीं जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित ना हो। अब देखिए इस यानी कि इस ये जो पूरा बिल है इस पर काफ़ी बहस बनी हुई है कि इसके क्या क्या प्रभाव रहेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि अभी जो नया प्रपोज्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल,
2025 जो है, इट सीक्स अमेंड आर्टिकल 75, 164 एंड 239 AA टू डिसक्वालीफाई मिनिस्टर्स अपॉन कन्विक्शन इन द सीरियस ऑफेंसेस. डिसक्वालिफिकेशन अकर्स automatically after 30 days of continuous custody in cases involving sentences of 5 years or more. The bill mandates ratification by the at least half of the state legislatures of its passage. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें जो है पहला, हम यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें जो है तीन जो यानी कि यहाँ पर 75 अनुच्छेद 164 और 239 AA उसको संशोधित करने के लिए ये जो यानी कि प्रस्ताव पारित किया गया है. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, जो यहाँ पर ये दर्शाता है कि इसमें करेक्ट कौन सा, ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सी जो है वो करेक्ट है. तो इसमें जो है यानी कि इसमें संशोधन करने जैसा ही है, लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है. इसके बाद तीसरा भी गलत है, तो सिर्फ बी इज़ करेक्ट. विथ रेफरेंस टू द अमेंडमेंट प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट प्रायोरी प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन. इसके साथ ही इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज एंड प्रेसिडेंशियल असेंट इन मैंडेटरी विदाउट वीटो पावर. यानी कि वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट इस पर वीटो पावर नहीं कर सकता है. फॉर अमेंडमेंट्स अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ द स्टेट्स इज नीडेड. तो ये तीसरा ऑप्शन इस गलत है, तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं. तो इसमें ये एक मेंस का क्वेश्चन है कि 130 जो अमेंडमेंट बिल अभी 2025 में पारित किया जा रहा है, तो गवर्नेंस फ्रॉम जेल यानी कि जेल से जो शासन है उसको मिनिस्टर जो उसको डिसक्वालीफाई करता है. तो इसके मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन नैतिकता के लिए ये कितना ज़्यादा अच्छा है, यानी कितना मजबूती देता है, तो इसके बारे में बताना है. और इसके साथ ही एक तरह से ये जो पॉलिटिकल वेपनाइजेशन है और वायोलेशन है, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे उसके बारे में आपने यहाँ पर चर्चा करनी है. अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? लॉर्ड वेल्सली के द्वारा शुरू की गई सहायक गठबंधन की प्रणाली पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? दूसरों के खर्च पर एक बड़ी स्थायी सेना को बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक निश्चित आय सुरक्षित करना, भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना. तो इसमें सही ऑप्शन आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन. मिलते हैं हम अपने कल की सेशन के में, तब तक के लिए बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.